ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी ये लास्ट वीक का है, इसे हमने आर्टिकल में नहीं करा था, पर ये क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व हो जाएगा। नीचे कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं, कुछ चीजें साइन करी गई हैं दो कंट्रीज के बीच में, एक तो इंडिया ही रहेगा और दूसरी तरफ कोई और कंट्री है, जिसमें बोला कि इंडिया और इस नेशन ने बोला कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्पेशली डिजिटलाइजेशन और दूसरा सस्टेनेबिलिटी में फोकस करेंगे। मतलब ये जो एसडीजीज हैं वो कंट्री उनके ऊपर काफी ज्यादा फोकस कर रही है, तो इंडिया ने बोला कि हमने इसमें रिलेशन को ज्यादा स्ट्रेंथन करना है। उसके बाद इंडिया और इस नेशन ने कमिट करा है कि हमने अपना बायलेटरल ट्रेड बाय 2030 और ज्यादा बूस्ट करना है, डबल लेके जाना है उसको। एंड तीसरी स्टेटमेंट जो कहीं ना कहीं इसका कीवर्ड भी है जो इस कंट्री के साथ करा हुआ है, तो इंडिया ने साइन करा है एक पैक्ट जिसमें इन्होंने बोला कि हम ज्वाइंट टास्क फोर्स बनाएंगे स्पेशली फॉर 6G, और दूसरा है ग्रेटर कनेक्टिविटी ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो स्पेशली दोनों नेशन के लिए, पर कीवर्ड इज 6G और दूसरा जो कनेक्टिविटी है स्टार्टअप इकोसिस्टम की उसे बूस्ट करवाना है। तो ये लास्ट वीक थर्सडे को मीट हुई थी, तो उसको लेके कुछ आउटकम्स आई हैं इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में। हाँ, छोटा सा आर्टिकल तो हिंदू ने ये कवर भी करा था, यहाँ पे फिनलैंड था। ठीक है, तो इंडिया और फिनलैंड, कीवर्ड यहाँ पे सिर्फ 6G और ग्रेटर कनेक्टिविटी ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम है। बाकी सस्टेनेबिलिटी से आप तुक्का नहीं लगा सकते क्योंकि सारी कंट्रीज आसपास की हैं, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे एंड फिनलैंड, तो इसका आंसर फिनलैंड है। तो ये दो साइड्स ने पैक्ट साइन करा है, एक तो ट्रेड को डबल करना है बाय एंड ऑफ 2030 और सस्टेनेबिलिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट ये दो एरियाज इन्होंने सेट करे, दैट इज स्टार्टअप इकोसिस्टम और दूसरा रहेगा 6G। ओके, अगला क्वेश्चन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इस बार बेस ईयर चेंज करेंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का सबसे पहले आपने किया था जहां पे 2012 से 2024 कर दिया। दो आएंगे, वो देख लेना ध्यान से, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात होती है। अभी होलसेल प्राइस इंडेक्स का प्रपोज करा है, वो चेंज नहीं हुआ है। जीडीपी का पहले प्रपोज करा था, अब चेंज हो चुका है, जो कि 2022 और -23, 2022 और 23, पहले 2011 और 12 था। आईआईपी का भी चेंज करा जाएगा, प्रपोज करा है, चेंज नहीं हुआ है अभी के लिए। चलो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये रिटेल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हाउस होल्ड ने कंज्यूम करी उसके ऊपर चेक रखता है। नंबर 2 बोल रहा है कि इंडिया के अंदर सीपीआई को कंपाइल और रिलीज करा जाता है बाय इकोनॉमिक एडवाइजर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है। थर्ड बोलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीपीआई को एज अ प्राइमरी मेजर यूज करता है इन्फ्लेशन की टारगेटिंग को चेक करने के लिए। अगला बोल रहा है कि जो सीपीआई का बेस ईयर है उसे 2012 से 2024 चेंज कर दिया गया है। ठीक है, ये वाला तो ठीक है, बिल्कुल ये आपको पता है। तो कौन सा चौथा जिसमें आ रहा है, दो ही ऑप्शन है। सेकंड वाला ये गलत है, कौन सी मिनिस्ट्री आएगी? स्टैट एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब एनएसओ बोलते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, जो ऑफिस होते हैं वो इसको पूरा कंपाइल करते हैं और रिलीज करते हैं। ये वाली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक एडवाइजर ये होलसेल प्राइस इंडेक्स के केस में आता है। तो दूसरा यहाँ पे गलत था, बाकी तीनों ठीक है। ओके, ये याद रखना, सीपीआई के ऊपर सवाल बन सकते हैं, स्पेशली ये मेंस में पूछेंगे, प्री में शायद एक आध स्टेटमेंट बेस्ड बन जाए। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, इन्होंने अपना पॉपुलेशन बूस्ट करा है। ये मैंने कहीं पे एग्जाम्पल में आपको केस स्टडी बताई है, और ये साउथ इंडिया में बताया गया कि पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन इनकी ऑलरेडी कहीं ना कहीं रिड्यूस हुई है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन डिक्लाइन। आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, ओडिशा। आंध्र प्रदेश, अभी जो इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट चल रहा है वो 2.1 है, इनका पहुंच चुका है 1.5। तो इन्होंने बोला कि हम स्कॉलरशिप देंगे उन पेरेंट्स को 25,000 रुपए की जो 2 बच्चे करेंगे या फिर 3 बच्चे करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया कि सिर्फ एक ही बच्चा करना है। तो इससे क्या हुआ, जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 1.5 पे आ जाता है। तो अभी इंसेंटिव दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं इनको बूस्ट करवाने के लिए। ये डाटा दे रखा है बाकी कि कितनी लाख फैमिलीज के पास एक बच्चा है, तो अराउंड 3 लाख फैमिलीज जो हैं उनके पास एक ही बच्चा है, और जो बाकी के 3 लाख हैं उनके पास मोर देन 2 चिल्ड्रन है। तो ये चाहते हैं जो बाकी के 3 लाख बचे हैं वो और बच्चे पैदा करें। ओके, अगला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू एलपीजी एंड एलएनजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला बोल रहा है कि जो एलपीजी है एक गैसियस फ्यूल मिक्स बाय प्रोडक्ट आती है जब आप क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करते हो या नेचुरल गैस की प्रोसेसिंग करते हो। दूसरा बोल रहा है एलएनजी को अगर साइड में करें तो जो एलपीजी है ये क्रायोजेनिक कंडीशन में स्टोर करनी पड़ती है जैसे एलएनजी को करते हो, और इसके लिए ट्रेन्ड हैंडलिंग चाहिए होती है वेपराइजेशन और बॉयल ऑफ के लिए। अगला बोल रहा है इन इट्स लिक्विड स्टेट जो एलएनजी है वो रफली 1/600th वॉल्यूम ऑफ नेचुरल गैस ऑक्यूपाई कर लेता है गैसियस फॉर्म का। और आगे बोला है कि एलपीजी मिक्स को लिक्विड बनाने के लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, गुड, ये नोट कर लेना है। प्रेशर कैन बी मॉडरेट टू हाई, पर जो टेम्परेचर है इट शुड बी लो, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ फिर तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है जी, ये चौथा गलत, ये भी गलत है क्रायोजेनिक में तो
एलएनजी सिलेंडर कैसे फेंकते हैं, बाहर देखा है, ऊपर से ही ऐसे फटाफट से, किसी दिन तो घर के दरवाजे खोल लोगे अंदर ही फेंक देंगे सीधा, तो उतनी ज्यादा हैंडलिंग नहीं होती, पर एलएनजी के केस में हैंडलिंग ज्यादा होती है। ये वाला ठीक है, ये भी ठीक है, तो इसका आ जाएगा बी, ओनली 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वही है सारी स्टेटमेंट्स लिखी हुई जो आपने पढ़ी थी, बस ये 1/600 वाला देख लेना, इतना वॉल्यूम हो जाता है जब उसको आप कंप्रेस करते हो एलएनजी को। अच्छा, न्यूज़पेपर में आया था, ये हमने भी किया था क्लास में एक दिन, आप आए नहीं थे। चलो, विद रेफरेंस टू द वर्किंग ऑफ इंडक्शन स्टोव, इंडक्शन वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन घर में यूज करते हो उसकी बात कर रहा है। ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेट होता है रैपिडली, और याद रखना कि कुक टॉप के ऊपर रहता है। कुक टॉप क्या होता है? जिसके ऊपर बर्तन रखते हो आप। इंडक्शन कितनों ने यूज करा है यहाँ पे? ठीक है, काफी लोगों ने करा है। तो उसके ऊपर जो कंटेनर रखते हो ना आप, वो सर्कल बना होता है, किसी के ऊपर रखना है कंटेनर, उसको कुक टॉप बोला है यहाँ पे। और बोला कि अगर ऑल्टरनेटिंग करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्चुएट करेगी। नंबर 1, थोड़ा सा इंडक्शन को यूज करो दिमाग में कि जल्दी चाहते हो बॉईल हो जाए, आप टेम्परेचर इंक्रीज करवा दोगे, उसके हिसाब से लगाना आइडिया। अगला बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है ग्लास सरफेस के थ्रू, ये क्या करता है, सिर्फ उसी कंटेनर को हीटअप करेगा जो आपने ऊपर रखा था। एटमॉस्फेयर के जो इंटरमीडिएटरी हैं उनको ये अफेक्ट नहीं करता। बिल्कुल सही। जब आप इंडक्शन यूज करते हो आप टेम्परेचर को चेंज करवाते हो, तो मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट वेरी कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो करेगी वेरी। जहां पे इलेक्ट्रिक करंट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी आती है। और इंडक्शन की जो आपने सबसे बड़ी एडवांटेज ट्रेडिशनल मेथड के कंपैरिजन में पड़ी थी वो यही थी कि वो सिर्फ कंटेनर को हीटअप करता है, एटमॉस्फेयर को नहीं, तो आपको इंटरमीडिएटरी नहीं चाहिए। तो ये दोनों ही ठीक है और दोनों सही एक्सप्लेनेशन भी है। हाँ, ये वही है। एक दिन आपने इंडस्ट्रियल यूज के अंदर बोला था कि हीटिंग सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा, वहां पे भी आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेम प्रिंसिपल है। उसमें भी आपने क्या बोला था कि इंटरमीडिएटरी नहीं चाहिए होता, जैसे बाकियों में आपको या तो स्टीम यूज करनी पड़ती है या तो हवा का यूसेज ले लेते हैं। इवन एलपीजी भी इंटरमीडिएटरी यूज करता है। आप जब कंटेनर रखते हो तो डायरेक्टली स्टोव पे थोड़ी रख देते, उसके ऊपर बेस बना होता है, फिर आग ऊपर को आती है, तो उसको भी हवा को गर्म करना पड़ता है और पूरा कंटेनर गर्म हो जाता है। जबकि इंडक्शन के केस में आप हाथ से भी उठा सकते हो आराम से, क्योंकि उसने सिर्फ बेस को ही गर्म किया था। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरेनियम 235 की जो नेचुरल यूरेनियम है उसको आप यूरेनियम 235 से आगे भी इंक्रीज कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज दोनों ही हो सकते हैं जो आइसोटोप्स है। अगला बोल रहा है कि हाई एनरिच्ड यूरेनियम, इसमें आपने एनरिचमेंट 30 से 50% करी होती है। अगला बोल रहा है कि जो जितना ज्यादा यूरेनियम को आप एनरिच करोगे उतना ही वो स्मॉल हो जाएगा, उतने ही कम लाइटर वेपन के अंदर उसको आप यूज करोगे। थोड़ा ध्यान से, हाईली एनरिच्ड यूरेनियम यूज्ड इन स्मॉल एंड लाइटर वेपन, ये गलत है। हाईली एनरिच्ड, ये इसके बेसिस पे नहीं बोलना है, ये तो गलत है क्योंकि यहाँ पे लिखा है 30% टू 50%। लो एनरिचमेंट आपकी वैसे भी 20% तक होती है, जिसको आप फिर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए यूज करते हो। ये बोल रहा है कि यूरेनियम को जितना ज्यादा एनरिच करोगे, एनरिचमेंट मतलब कहाँ पे जाती जा रही है, 90%, इवन 60% पे जब आप पहुंचते हो तो बोलते हो कि नियर टू हाई एनरिचमेंट। और जब जैसे ही एनरिचमेंट ज्यादा हो जाती है उसको फिर आप बड़े बड़े न्यूक्लियर वेपन्स में यूज करते हो। यहाँ लिखा है स्मॉल एंड लाइटर द वेपन, छोटे छोटे वेपन्स जो आप मिसाइल्स पढ़ते हो कि न्यूक्लियर कैपेबल है, वहां पे एनरिचमेंट कितनी करी होती है, 90%। क्वांटिटी कम होती है, एनरिचमेंट ज्यादा होती है। ये एनरिचमेंट की बात कर रहा है। तो ये ऊपर क्या लिखा है, मोर द यूरेनियम एनरिचमेंट, मोर द यूरेनियम। सुनो, जब हिरोशिमा और नागासाकी वाला आपने पढ़ा था, उसको भी छोड़ो, एक क्रेटर पढ़ा था आपने जिसने डायनासोर्स को उड़ा दिया था, ठीक है। तो उसमें क्या पड़ा था कि बॉम्ब क्रेटर एक गिरा था जो कम से कम 10 से 12 किलोमीटर वाइड था, पर उसका इफेक्ट कितना हुआ था, 12 बिलियन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर। नंबर सोच पा रहे हो? तो जितना ज्यादा आप एनरिचमेंट करते जाओगे उसका मतलब होता है कि आप बड़े बड़े वेपन बनाना चाहते हो जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को होल्ड करेंगे। ईरान की जो यूरेनियम एनरिचमेंट थी वो कितने तक पहुंच पाई थी अभी, 60%। तभी वो बोल रहा था कि जब स्विट्जरलैंड में वो पूरी मीट वगैरह हुई कि हम रिड्यूस कर देंगे, आप चाहे इंस्पेक्शन के लिए टीम भेज देना, पर तब को ये लड़ने पड़ गए। तो याद रखना, बड़े वेपन के लिए आप ज्यादा एनरिचमेंट करते हो, कम के लिए तो आपको क्वांटिटी भी कम ही चाहिए और एनरिचमेंट की इतनी जरूरत नहीं होती। 60 टू 80% पे भी आप आगे हो तो छोटे वेपन्स के लिए आप यूसेज कर सकते हो। हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का मतलब ये है आप 90% के बियॉन्ड जा चुके हो, तो ये परसेंटेज के बेसिस पे है। जैसे लो एनरिचमेंट है तो वो 20% से नीचे का रहता है और उसमें भी आप 3% टू 5% या फिर 5% टू 8% की एनरिचमेंट करते हो। तो ये याद रख लेना थोड़ा सा। तो ये फर्क था, बाकी दोनों ही ठीक। दूसरी गलत है, तीसरी ठीक है, पहली भी ठीक है। विद रेफरेंस टू इथेनॉल प्रोडक्शन, अभी बोला था ना कि इंडिया के पास कोई बात नहीं, फ्यूल नहीं है, इथेनॉल यूज कर लेंगे। इतना भी नहीं है इथेनॉल, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए इथेनॉल की जो प्रोडक्शन है उसे किन किन प्रोसेसेस के थ्रू जाना पड़ता है। पहले, इससे भी पहले मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं बैम्बू से मैंने इथेनॉल डेवलप करना है, वो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड या
फोर्थ में काउंट होगा सेकंड जनरेशन। फर्स्ट में आप उन चीजों को यूज करते हो जो फूड वाली होती है, यानी कि एडिबल नेचर की। अब कहीं बोलते हैं मैम बैम्बू का अचार बनता है, पर अचार सारे नहीं खाते ना, कईयों को एलर्जी भी होती है, ठीक, तो सारे नहीं खा रहे हैं और उसके लिए कोई लड़ेगा नहीं कि अचार की कमी आ गई है, सप्लाई चेन रुक गई अचार की। वो साइड प्रोडक्ट होती है, सप्लीमेंट्री की तरह एक्ट करती है, तो उसको आप सेकंड जनरेशन में कंसीडर करते हो, जो बैम्बू वगैरह है। यहाँ पे एडिबल आइटम ज्यादा आएंगे, जैसे गेहूं आ गया, देन शुगर केन आ गया आपके, तो वो ज्यादा आएंगे यहाँ पे। उसके बाद आते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड में क्या आता था, एल्गे वगैरह, यस, यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया वगैरह हो गए, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो सब आते हैं। एंड फोर्थ, यहाँ पे आप बायोटेक का यूज करते हो। जैसे जैसे नीचे को आओगे कॉस्ट बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे R&D के ऊपर पैसा लगेगा आपका, ठीक है। तो ये सेकंड जनरेशन में आता है बैम्बू। बैम्बू का प्लांट असम वाला जो आर्टिकल आपने पढ़ा था, उसकी वजह से मैंने आपको पूछा। अब बताओ कि कौन सी प्रोसेसेस आएंगी ही आएंगी इथेनॉल के केस में, ठीक है। आपने बोला फर्मेंटेशन पक्की आएगी, डिस्टिलेशन पक्की आएगी, डिहाइड्रेशन 1, 3 एंड 4। पॉलीमराइजेशन कैसे आएगा, वहां पे आप मोनोमर्स को जोड़ते हो पॉलीमर बनाने के लिए, वो पाइप पे पुइपें जो बनती हैं वो पॉलीमराइजेशन है, ठीक है। ये बेकेलाइट, ये जो स्विचेस बने हैं ना, ये बेकेलाइट बोलते हैं इसको, इसमें भी मोनोमर जुड़े होते हैं। तो ये वाला नहीं आएगा, बाकी ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। आंसर बन जाएगा 1, 3 एंड 4 है इसमें, हाँ, सी ऑप्शन। तो इथेनॉल। बाकी शुगर केन वगैरह की ईस्ट की प्रेजेंस में जब फर्मेंटेशन करी जाती है, तो पहला स्टेप भी क्या था, फर्मेंटेशन। डिहाइड्रेशन मतलब वो जो पानी वाले मॉलिक्यूल हैं वो आपने सेपरेट करने हैं, तो वो किसी भी स्टेज पे यूज हो सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट। रेबीज के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, और रेबीज पे इस बार सवाल आएगा क्योंकि रेबीज के आर्टिकल बहुत ज्यादा कवर करे थे। आभिर अब किसकी वैक्सीन है, ये भी रेबीज की है, जिसके कंटामिनेशन हुई थी, ठीक है। नंबर 1, ये वायरल जूनोटिक डिजीज है और प्रिवेंटेबल है अगर उसे प्रोफाइलेक्सिस के टाइम पे ट्रीट कर लिया जाए। प्रोफाइलेक्सिस क्या था, इनिशियल स्टेज थी ना, तो ये बोला था अगर टाइमली पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस उसे प्रोवाइड कर दिया जाए, मतलब साथ के साथ हो लिया वही वाला और जल्दी से हॉस्पिटल लेके गए। दूसरा बोल रहा है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, पर टेटनस का किसको करता है पहले, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पहले करता है। जब टेटनस वगैरह आप देखते हो, पोलियो देखते हो, वो भी पीएनएस को पहले करता है, ये सीएनएस को डायरेक्टली करता है, बिल्कुल। और उसके बाद ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, ये डिराइव करा गया है ह्यूमन प्लाज्मा से, और जब ह्यूमन प्लाज्मा से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसके एलर्जिक रिएक्शन कम होंगे, थोड़े से होते हैं, और अगर घोड़े से किया होता तो ज्यादा आते हैं, क्योंकि वहां पे स्पीशी चेंज कर जाती है। एंड चौथा बोल रहा है जो एक्विन रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन है, इसे यूज नहीं करा जाता इंडिया में क्योंकि सेफ्टी कंसर्न है, ये गलत है। इसी को तो लाइफ सेवियर बोलते हैं, पर केरला में वो जो लड़की के लिए यूज करा था उसको ये दिया भी गया था, उसके बावजूद भी उसकी डेथ हुई थी। तो तीसरा, चौथा तो गलत है, तीसरा ठीक है, दूसरा भी ठीक है, पहला भी ठीक है। 1, 2 एंड 3। सक्शगाम वैली को लेके काफी टाइम पहले पढ़ा था, तो पहले तो बोला कि हाई ऑल्टीट्यूड के ऊपर है, पॉपुलेशन बहुत कम है, एंड ईस्टर्न काराकोरम माउंटेन रेंजेस पे ये लोकेटेड है। दूसरा बोल रहा है कि जो साक्षकाम वैली है ये साउथ में लाया करती है सियाचिन ग्लेशियर के। एंड तीसरा बोल रहा है 1963 में जो साइनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, पाकिस्तान ने साक्षकाम वैली को सीज करके दे दिया था टू चाइना। तो तीसरा तो बिल्कुल ठीक है, पहला भी ठीक है। किस डायरेक्शन में आता है सियाचिन के, नॉर्थ में, या स्पेसिफिक नॉर्थ वेस्ट देख सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि सियाचिन ग्लेशियर ऐसे बनेगा और यहाँ पे आप साक्षगाम वैली बनाते हो, तो या तो नॉर्थ आएगा या तो नॉर्थ वेस्ट आएगा, इस डायरेक्शन में ये लाइक कर, नॉर्थ वेस्ट ज्यादा स्पेसिफिक आएगी। ओके, नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू पिनाका मिसाइल सिस्टम, पिनाका मिसाइल सिस्टम के ऊपर सवाल पूछा हुआ है। हाई प्रिसीजन मल्टी पैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है इंडियन आर्मी का। दूसरा बोला इसकी जो रेंज कैपेबिलिटी है 150 किलोमीटर तक की है। देन थर्ड बोल रहा है इसको डीआरडीओ ने बनाया है और इन कोलैबोरेशन विद द सैफरन ऑफ फ्रांस। ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, यहाँ पे सैफरन का कोई रोल नहीं था। 1 एंड 2, ठीक है जी।